हेलो स्टूडेंट, दिस इज सनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर को, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रिडम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमने पहले डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम शेयर्स को इशू करते हैं, राइट। इनको इशू करने से पहले कहाँ इशू होते हैं, कंपनी में इशू होते हैं, उसकी फीचर्स, मीनिंग, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। कितने तरह के शेयर्स होते हैं उनको डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर हमारे 3 के अंदर हमने डिस्कस किया था। फिर हमने समझा था कि क्या प्रोसेस रहती है जब हम किसी भी पर्टिकुलर शेयर को इशू करते हैं, जब भी कभी कंपनी, तो वो प्रोसेस हमने डिस्कस की थी। एट पार पे इशू किया है, एट प्रीमियम पे इशू किया है, या फिर डिस्काउंट पे इशू किया है, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, कॉल इन अर्लियर, कॉल इन एडवांस, फॉरफीचर ऑफ द शेयर एंड री इशू ऑफ द शेयर। ये सभी चीजें हमने वन बाय वन डिस्कस की थी, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में। छोटे छोटे पार्ट से वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट के अंदर 2024-2025 के अंदर। सो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं शेयर्स को क्या करने जा रहे हैं, हम रिडीम करने जा रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस है, मैंने आपको बताया था तब टाइप ऑफ शेयर के अंदर कि हमारे जो शेयर होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक तो हमारे इक्विटी शेयर होते हैं और एक हमारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं, राइट। इक्विटी शेयर का कभी भी मैच्योरिटी टाइम नहीं होता, वो तो कंपनी के लाइफ टाइम तक ही चलती रहती है। जब कंपनी बंद होती है तब इक्विटी वालों को क्या मिलता है, उनका दिया गया इन्वेस्टमेंट की गई को पैसा दिया जाता है उनको वापस, राइट। तो यहाँ पे तो कोई टाइम ही नहीं होता, ये टाइम होता है ओनली टाइम होता है मैच्योरिटी टाइम, ठीक है, कंपनी की लिक्विडेशन के टाइम। बट बात की जाती है जब कभी अपने प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। क्या मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है? यहाँ मैंने डिस्कस किया था कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को क्या होते हैं, इररिडीमेबल होते हैं, रिडीमेबल होते हैं। तो सबसे पहले मैं इनका छोटा सा मतलब बता देती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि रिडम्पशन का मतलब क्या है, रिडीमेबल का मतलब, या फिर मैं कहूँ रिडम्पशन का मतलब। जब हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स की जब हम प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हैं, हमें अपने मेच्योरिटी टाइम का पता है कि इतने साल के बाद मुझे ये पैसा क्या है कंपनी मुझे वापस देगी, तो उसके अंदर हम क्या कहते हैं कि ये शेयर हमारे पास क्या है, ये शेयर हमारे पास रिडीमेबल शेयर्स है, राइट। जहां पर आपकी क्या चीज फिक्स हो, मैच्योरिटी डेट आपको पता है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कितने साल है, राइट। अगर मेरे को ये पता है कि मेरे को ये नहीं पता कि मेरी मैच्योरिटी डेट है कितनी, लाइफ टाइम तक चलती जा रही है, पता नहीं है, तो इस केस में हम कहेंगे इस तरीके के प्रेफरेंस शेयर को इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहेंगे, राइट। इंडिया के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होते। अब बात की जाती है रिडीमेबल की, मैंने अब बताया, जिनका हमें मैच्योरिटी डेट पता होती है और इस डेट पे कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी होती है कि हाँ, मुझे जिन्होंने मेरे को पैसा दिया था, जिन इन्वेस्टर्स ने कंपनी को पैसा दिया था, अब कंपनी को ये पता है कि 3 साल के बाद मुझे ये पैसा क्या करना है, वापिस रिटर्न करना है, उसे बोलते हैं रिडीमेबल। या फिर मैं कहूँ कि रिडम्पशन करना प्रेफरेंस शेयर का मीन्स कि वो टाइम आ चुका है जहां पर कंपनी क्या करने वाली है, अपने शेयर होल्डर्स की पेमेंट करने वाली है, उस टाइम को बोला जाता है। अच्छा, अब बात आ जाती है यहाँ पर कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, या फिर मैं कहूँ किसी की भी पेमेंट करनी है कंपनी को, तो कंपनी कहाँ से पेमेंट करेगी? ऑब्वियस है, उसकी बैलेंस शीट आपको पता है। बैलेंस शीट जो होती है आपकी, ये जो आपकी डेबिट साइड है, एक तरफ आपकी क्रेडिट साइड है। बस इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होती, बस याद करने के लिए बोल दिया जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी, ठीक है, मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, वो क्या है आपकी सारी की सारी लायबिलिटीज पोर्शन होता है, ठीक है, और आपके राइट हैंड साइड आपका क्या होता है, आपका सारे के सारा एसेट साइड होती है, राइट। और इन दोनों का जो समेशन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। लायबिलिटीज के ऊपर आप पहली बात क्या होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी के नाम से होती है आपकी बैलेंस शीट। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरी जो बैलेंस शीट है वो कैसी नजर आ रही है, यहाँ पे इक्विटी नजर आ रही है, यहाँ पे प्रेफरेंस नजर आ रहा है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ये बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इस चैप्टर में ना कम से कम 10 बातें हैं जो आपके ध्यान में होनी चाहिए जब इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा इन 10 बातों के साथ, ठीक है। सो ध्यान से सुना इस बात को। और आपके पास डिबेंचर के पास है, इक्विटी से मान लीजिए आपने 7 लाख रुपए रेज किए हुए थे, प्रेफरेंस से आपने 7 लाख रुपए रेज किए थे, डिबेंचर से आपने 7 लाख रुपए रेज किए थे, तो टोटल कितना हो गया, 21 लाख रुपीज हो गए। देन उसके बाद इधर साइड मान लीजिए सन्ड्री एसेट्स थी, ठीक है, आपके पास पूछेगा एसेट्स है जिनका टोटल क्या है, टोटली 21 लाख है, तो यहाँ पे 21 लाख होगा। अब मैंने कहा कि मुझे अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट करनी है, तो ऑब्वियस ही बात है, पेमेंट करने के लिए मेरे पास कौन सा सोर्स है, सन्ड्री एसेट्स है। अच्छा, आपको पता है जब हम पेमेंट करते हैं किस प्रोसेस में करते हैं,
लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। सबसे पहले हमारे जो क्रेडिटर्स होते हैं उनकी पेमेंट की जाती है। क्रेडिटर दैट मीन्स हमारे डिबेंचर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारी इसकी पेमेंट होती है डिबेंचर्स की, फिर उसके बाद हमारे पास प्रेफरेंस ही करते हैं, आखिरी में जो पैसा बचता है वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचता है, राइट। ओके, मैंने कहा कि डिबेंचर्स को अगर यहाँ पे एक बार नजर डाले, डिबेंचर शेयर होल्डर अभी बहुत ज्यादा सिक्योर है। क्यों? क्योंकि अभी इनकी लायबिलिटी कितनी है, कंपनी को कितना पे करना है, 7 लाख पे करना है। कंपनी को कितना पे करना है, 7 लाख पे करना है। किसको करना है? इन डिबेंचर होल्डर को पे करना है। और कंपनी के पास सोर्स कितने हैं, 21 लाख के हैं। तो कहने का मतलब ये इसके 3 गुना कंपनी के पास अवेलेबल है ना। तो ये बहुत ज्यादा सिक्योर है कि इन केस कंपनी को थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, क्योंकि हमारा जो पैसा है जितना कंपनी को हमें देना है वो क्या है, कंपनी के पास उससे 3 गुना पैसा रखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर मैंने प्रेफरेंस की पेमेंट पहले कर दी और डिबेंचर्स की पेमेंट मैं बाद में होल्ड करके रख रही हूं तो क्या होगा, फिर मेरी बैलेंस शीट का रूप कुछ इस तरीके से होगा। डिबेंचर्स यहाँ पे क्या होने वाले हैं, यहाँ पे 7 लाख के नजर आने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स कितने की हो जाएगी, ऑब्वियस है, इन दोनों का बैलेंस यहाँ पे इतना है, पेमेंट यहीं से तो की होगी ना, तो यहाँ पे 14 लाख रह जाएंगे, तो यहाँ पे 14 लाख रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखा कंपनी ने, और इवन जो शेयर होल्डर्स है वो बिल्कुल टेंशन में आ गए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा कि हमारी पेमेंट कितनी करनी है, 7 लाख करनी है, कंपनी के पास कितने सोर्सेज अवेलेबल है, 14 लाख है। तो कहने का मतलब यहाँ पर केवल 2 गुना ही अब कंपनी के पास हमारे लिए पैसा बचा है। तो पहले सिक्योरिटी ज्यादा थी क्योंकि कंपनी के पास हमारे लिए 3 गुना पैसा ऑलरेडी रखा हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर डिबेंचर होल्डर्स ने देखा कि कंपनी के पास प्रेफरेंस की पेमेंट करने के कारण हमारे जो है सिक्योरिटी लेवल डिक्रीज हो गया है। सो इस वजह से रिडम्पशन जब हम करते हैं ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, तो हम क्या करते हैं, एक सेपरेट रिजर्व बना के रखते हैं। रीजन यही है कि जो आपके क्रेडिट डेटर्स हैं, इनको इनकी सिक्योरिटीज को, राइट, इस वजह से जो क्या है डिबेंचर्स होल्डर्स का रिस्क क्या हो गया, डे बाय डे बढ़ते जाने लगा। सो दैट्स अ रीजन कंपनी ने ये फॉर्मूला अपनाया कि कहीं ना कहीं, क्योंकि इस चीज को देखते हुए ना जो आउटसाइडर्स होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट टाइम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो वो भी इन चीजों को देखती है कि हाँ कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की पेमेंट कैसे कर रही है, क्या उसके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट में पैसा है या नहीं है। सो इसीलिए बोला गया है कि जब भी कंपनी क्या करने वाली है, रिडम्पशन करेगी, मीन्स कि अपने शेयर होल्डर्स की प्री पेमेंट करेगी, तो उस टाइम उसे क्या करना पड़ेगा, जितनी उसको रीपेमेंट करनी है उसके लिए उसे कम से कम अपना CRR बनाना पड़ेगा। CRR का मतलब होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम ये जो CRR है ये कहाँ से क्रिएट होगा, ये कहीं और से होगा या फिर कंपनी अपने ही प्रॉफिट में से ये क्रिएट करेगी। क्वेश्चन इज दैट, बहुत समझने वाली बात है। सुनो, कंपनी के पास अब CRR क्रिएट होता है बच्चे अपने प्रॉफिट में से ही होता है। पहली बात तो मैं आपको ये बता देती हूँ, जितने भी कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है उसमें से हिस्सा ही होता है। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो लास्ट लेक्चर था वो बेस है कहीं ना कहीं इसी वाले चैप्टर का, थोड़ा बहुत की टर्म्स आपको थोड़ी सी रेलिवेंट लगे, राइट। हमने ये पढ़ा था EBIT, इंटरेस्ट माइनस किया, देन उसके बाद EBT आया, अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर हमने जो अमाउंट निकला था इसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है, टैक्स को माइनस करने के बाद EAT निकला। अब ये बच गया बेटे प्रॉफिट। ये कैसा प्रॉफिट है कि टैक्स की पेमेंट कर दी, इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी, अब जो पैसा बचा है ना उस पैसे में से हम अपने खर्चे के लिए कुछ क्या निकाल के रख देते हैं, एज ए रिजर्व के तौर पे रख देते हैं। होता प्रॉफिट का हिस्सा है, बस उसका नाम बदल दिया, ठीक है। मैंने क्या किया कि इसमें से जनरल रिजर्व निकाल दिया। अब मुझे शेयर्स को रिडीम करना है तो मैंने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व निकाल दिया। कुछ भी निकाल सकती हूँ मैं, ठीक है, इसमें से मतलब अपने हिस्से मैंने मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व निकाल दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व निकाल दिया। मींस कि मेरे को ये है कि फ्यूचर में मुझे खर्चा होने वाला है तो इसमें से मैं कुछ पार्ट क्या करती रहूंगी, हर साल निकालती रहूंगी, राइट। तो जो पैसा बचेगा बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड, देन उसके बाद जो पैसा बचता है वो इक्विटी वालों का होता है। यही हमने डिस्कस किया था। तो CRR हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट में से ही क्या होता है अपना हम निकाल के रखते हैं। इतना समझ में आया, थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। सुनो भाई,
ये इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट चैप्टर डिस्कशन होगा विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिकल आता है, 100% आता है, तो जरूरी है कि मैंने जितने भी टॉपिक करवाने वाले हूँ, 11 टॉपिक इसके अंदर, हर एक के ऊपर एक क्वेश्चन है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग देखिए क्या लिखा हुआ है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है। मेरे शब्द में बार बार डिबेंचर आ रहा है क्योंकि डिबेंचर का टॉपिक मैंने कल ही करवाया था, दैट्स द रीजन। अगर मैं डिबेंचर बोलूँ तो उसको प्रेफरेंस समझ लेना, ठीक है, पहले बता रही हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर रेफर टू द प्रोसेस बाय विच अ कंपनी रीपे और बाय बैक इट्स प्रेफरेंस शेयर। या तो उनकी रीपेमेंट करेगी, मीन्स कि इनको जितना पैसा हमने उनसे लिया था उनको उतना ही पैसा वापस लौटा रही है, या फिर जितने शेयर्स उनको बायबैक भी किए जाते हैं, मीन्स कि मार्केट में जो अपने शेयर हमने इश्यू किए थे ना उनको दोबारा से परचेज किए जाते हैं, उसे इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिडम्पशन कहेंगे, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स टिपिकली हैव द फिक्स्ड डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स हमने पढ़ी थी कि इनकी फिक्स्ड डिविडेंड होती है, लिक्विडेशन के टाइम इनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है उनकी एसेट्स के में, ठीक है। और इनका प्री डिटरमाइन क्या होता है, एक पीरियड होता है कि किस कंडीशन में हम ये क्या करने वाले, इनको टाइम ड्यूरेशन के बाद इनको रिडीम करने वाले। मोस्टली क्या होता है, मैक्स टू मैक्स आपके 20 ईयर्स तक हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन का, किसी भी इन्वेस्टर्स का पैसा होल्ड करके रख सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो 20 साल से ज्यादा क्या कर सकती है, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स का पैसा यूज कर सकते हैं, बट अप टू 30 है। मीन्स की मैच्योरिटी टाइम बता रखा है कि कितने मैक्सिमम टाइम तक कंपनी किसी शेयर होल्डर्स का पैसा यूज कर सकती है, ठीक है। मिनिमम अपना 20 है नॉर्मल कंपनीज के अंदर, इवन मैक्सिमम भी उनका 20 है, ठीक है। मिनिमम तो डिपेंड करता है कि कितने साल तक उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, और मैक्स टू मैक्स वो क्या कर सकते हैं 30 ईयर्स तक है, बट स्पेसिफिक है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर नॉर्मल कंपनी है, ठीक है। टॉपिक नंबर 2 आता है हमारा, टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हो गया। टॉपिक नंबर 2 कहते हैं कि जब हम रिडीम करते हैं तो हम कुछ एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, कुछ एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। दिस इज द लीगल एस्पेक्ट एंड दिस इज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट। हम पहले लीगल एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद फाइनेंशियल एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। इनको समझ लिया, मान लीजिए चैप्टर आपका क्लियर है। सुनो, ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए पीपीटी तैयार कर रखी है, सो थोड़ा सा आसान हो जाए और थोड़ा सा टाइम हमें कम लगे समझने में, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो रिडम्पशंस को जब हम करते हैं प्रेफरेंस शेयर का, हमें फॉलो करने पड़ती है 2 एस्पेक्ट। फर्स्ट इज द लीगल एस्पेक्ट एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट। मतलब क्या है मैम लीगल एस्पेक्ट, मीन्स कि जो हमारी कंपनी एक्ट 2013 के अंदर मेंशन है, एक प्रोसेस जो एक लीगली हमें फॉलो करना चाहिए, वो उसको देखते हैं। अब देखो, मैंने कहा कि मान लीजिए मेरे पास डिवेंचर है 10,000, ठीक है, 100 रुपए का एक था, ठीक है। कहने का मतलब मैंने इशू कितने किए थे, 1 लाख डिवेंचर मैंने इशू किए थे, और जब मैं इसको रीपेमेंट कर रही हूँ ना, मीन्स की जब मैच्योरिटी टाइम आएगी मेरे को रीपे कितने करने हैं, मान लीजिए मेरे को करने हैं 150,000, मीन्स की 1 लाख तो ये, और मतलब कि मैंने क्या किया, साथ में प्रीमियम में रिडीम किए। और जब प्रीमियम में जब कभी भी कंपनी रिडीम करती है तो उसकी पॉकेट से ज्यादा पैसा जाता है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, समझो इस बात को कि कंपनी ने लिए कितने थे लोगों से, 1 लाख रुपए लिए थे, अब कंपनी को देने कितने पड़ रहे हैं, 150,000 देने पड़ रहे, मीन्स की पॉकेट से 50,000 रुपए और ज्यादा उसको निकालने पड़ेंगे। जब इशू करते थे ना, जब तो कंपनी को फायदा होता था। अब वही बात है, कंपनी के पास इस टाइम आ नहीं रहे, कंपनी को पे करने हैं, तो पे करने हैं तो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं, ठीक है। इनकी एंट्री अलग होगी 50,000 रुपए की, ठीक है, जो प्रीमियम में इशू प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं, और जो आपको 1 लाख रुपए करने हैं, इनकी अरेंजमेंट हम, पैसे की अरेंजमेंट हम डिफरेंट सोर्सेज से करेंगे, ठीक है। तो दोनों का एस्पेक्ट, दोनों लीगल में दोनों को अलग अलग दिया गया है कि अगर आपको अपनी कैपिटल को रिडीम करना है तो आपके पास 2 साधन है, मीन्स कि यहाँ से आप पैसे को इकट्ठा कर सकते हो। प्रीमियम को पे करने के लिए भी आपके पास 2 साधन है, यहाँ से पैसा इकट्ठा कर लेते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल को रिडीम करने के लिए आप कहाँ से पैसा कलेक्ट करते हो। पहली बात तो ये कहते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, मीन्स कि जो कंपनी के पास प्रॉफिट बचा है ना, जो कंपनी के पास ये वाला जो प्रॉफिट है, ये वाला प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट बचा है, इसमें से पे कर दो। इसमें मैम कौन कौन से प्रॉफिट आएंगे, क्योंकि रिजर्व एंड प्रॉफिट के अंदर तो बहुत सारी बड़ी डेफिनेशन है प्रॉफिट की। बैलेंस शीट के अंदर हमने पढ़ा है ना कि सबसे पहले क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड्स आते हैं। शेयर होल्डर फंड्स में कौन आते हैं, इक्विटी आते हैं, प्रेफरेंस आते हैं। फिर हमारे पास क्या होते हैं, सिक्योरिटी रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं। और इसके अंदर तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है या नहीं। तो ऐसे कौन कौन सी आइटम आएगी जो हमारे प्रॉफिट में इंक्लूड है, तो सुनो कौन कौन सी आइटम है।
सबसे पहले कोई भी अमाउंट जो भी सरप्लस का बचा हुआ है, या फिर मैं कहूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, या फिर मैं कहूँ कि जर्नल रिजर्व के नाम से या फिर सिंपल रिजर्व दे रखा है, वो भी पैसा हम क्या कर सकते हैं, कंपनी के रिडम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जिन भी यूनिवर्सिटीज के अंदर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है ना, वहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपका डिविडेंड इक्विवेलेंट फंड है, ठीक है, वो भी इसके डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी कंपनी क्या करती है, फंड क्रिएट करती है अलग से। मतलब ये कहते हैं ना कि ये टोटल प्रॉफिट है और इसमें से निकाल के हम इसमें से कर रहे हैं इकट्ठा, इसके लिए ये इसका नाम अलग दे दिया, इसका नाम अलग दे दिया। जैसे हम कहते हैं ना कि पापा ये हैं और पापा कमाते हैं, मेन है, और क्या करते हैं बच्चों को जो पैसे मिलते हैं वो इकट्ठा करते हैं, है तो भाई पापा ने तो कमाए हैं, इकट्ठे करने का मोटिव दोनों का अलग अलग है। तो कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, इंश्योरेंस और कंपनसेशन फंड को भी यूज कर सकते हैं, पर स्पेसिफिक मेंशन होना चाहिए आपके आर्टिकल्स के अंदर, या फिर जब हम इनके ना ये रूल्स रेगुलेशन है, इतना नहीं पढ़ना आपको, बस ये समझ लेना है कि अगर ये क्वेश्चन में गिवन और ये बोला गया है कि हाँ इनको यूज कर सकते हैं, तो आप फ्रीली माइंड से इनको यूज कर सकते हो कैपिटल को रिडीम करने में। ठीक है, अगर मैंने कहा कि मैंने इन सबको ऐड कर दिया, भाई मेरे पास जितना भी प्रॉफिट था ना मैंने सबको ऐड कर दिया, मैंने कहा कि मेरे पास तो केवल 70,000 रुपये इकट्ठे हुए, कहते 30,000 नहीं हुए, अब क्या होगा भाई, क्या कंपनी के पास कोई और दूसरा साधन नहीं है? कहते हैं दूसरा साधन ये है कि कैपिटल में से रेज कर दो, कैपिटल में से क्या कर दो, कैपिटल को रेज कर लो, एक दोबारा से नए शेयर को इशू कर लो और वहां से जो पैसा आया ना उसमें रिडीम कर, उसमें यूज कर लेना। सो सिंपल। अब देखो पैसे को जब रेज करोगे, इशू करोगे तो क्या आपके पास पैसा आएगा? ऑब्वियस है आएगा, पर सॉरी पर केवल और केवल आप शेयर इशू कर सकते हो जब शेयर किसमें यूज की जा रहा है, जब आप कैपिटल अमाउंट को क्या कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो इन केस ऑफ द लीगल एस्पेक्ट, राइट। सो मैंने आपको बताया कि रिडम्पशन करने के लिए कैपिटल की अमाउंट को हम दो साधनों का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज दैट हमारा प्रॉफिट का अमाउंट, दूसरा हमारा कैपिटल का अमाउंट। अगर प्रॉफिट का अमाउंट सफिशिएंट अमाउंट में, मैंने कहा कि मेरा प्रॉफिट का अमाउंट पूरे 2,20,000 रुपए है, तो इसमें से मेरा 1 लाख रुपए का खर्चा निकल सकता है, मुझे कोई भी कैपिटल की रेज करने की जरूरत नहीं होगी। अगर मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट में पैसा नहीं है तो इस केस में मुझे नए शेयर इशू करने पड़ेंगे, नए इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे, राइट। और उनकी वैल्यू हमेशा हम क्या लेंगे, नॉमिनल वैल्यू पे लेंगे। कहने का मतलब क्या है कि मैम मान लीजिए मैंने कहा कि 10 रुपए का एक शेयर है, मुझे 30,000 रुपए चाहिए, 10 का एक शेयर है, मुझे 30,000 रुपए चाहिए, तो मैं 10 से डिवाइड कर दूं, मुझे पता चल जाएगा कि मुझे 3,000 शेयर चाहिए, पता चल जाएगा। अच्छा मैम क्या हुआ अगर हमने क्या किया कि 3,000 शेयर इशू कर दिए, इट्स ओके, बट हमने क्या किया 3 को 10 की बजाय ना हमने 15 में इशू कर दिया, तो क्या मैम नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएंगे हमारे? नहीं, हमें यहाँ पर केवल इसकी फेस वैल्यू लेनी है, जितने का वैल्यू, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट बेटे अलग जगह यूज होगा। ध्यान से सुनो इस बात को कि प्रीमियम का अमाउंट जो 5 रुपए एक्स्ट्रा मिला है ना, 3,000 के ऊपर 5 रुपए कितना हो गया, 15,000 रुपए जो एक्स्ट्रा मिला है उसको हम कहीं और अलग करेंगे। ये जो 30,000 रुपए इस पे मिला है 10 रुपए के ऊपर, इनको हम अमाउंट को रिडीम करने में यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? आ गया समझ में? अच्छा इतना बात समझ में आया? तो इसलिए मैं कह रही थी कि जब भी आप कैपिटल को रिडीम करेंगे प्रेफरेंस शेयर को, कि आपको CRR जनरेट करेगा। CRR जनरेट होता है आउट ऑफ द प्रॉफिट, दैट मींस इस पूरे अमाउंट को ऐड कर लेना है, इसके जितना आपको रिडीम करना है ना उसके इक्विवेलेंट क्या करना पड़ेगा, आपको CRR जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। क्या इतना समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो बताना बच्चे, क्योंकि कमेंट सेक्शन स्पेशली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है, राइट। अच्छा ये तो हमने सीख लिया कि हाँ कैपिटल को रिडीम कैसे करना है। अगर मैम हमने प्रीमियम पे इशू किया है तो इसको कैसे रिडीम करेंगे, इसका अमाउंट कहाँ से एडजस्ट करेंगे, इसके लिए भी दो साधन है। अगर आपने प्रीमियम पे रिडीम किया है तो इसका अमाउंट जो है आप दो जगह से लेके आ सकते हैं। पहले ऑप्शन आपको ये यूज करना है, फर्स्ट ये ऑप्शन यूज करना है, देन सेकंड ये वाला यूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई पुराना प्रीमियम दिया हो तो उसको यूज करना है। ओल्ड प्रीमियम भी तो हो सकता है ना, प्रीमियम पे जब आप इशू करते हो तो वो भी हो सकता है। या फिर जब आप नई कैपिटल को इशू कर रहे हो फॉर स्पेशली पर्पज ऑफ द रिडीम ऑफ द शेयर को रिडीम करने के लिए आप नई शेयर को इशू कर रहे हो, उसको अगर आपने क्या किया है प्रीमियम पे इशू किया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 15,000 का, तो ये 15,000 रुपए यहाँ पे यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने कहा कि 50,000 की रिक्वायरमेंट है, राइट, पर हमारे यहाँ तो केवल और केवल क्या है 40,000 है,
दो एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एक तो मेरे को पास 40,000 रुपए हैं और एक मेरे पास 35,000 रुपए हैं, राइट। और एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, मेरे पास 30,000 रुपए हैं, ठीक है। पहले केस में क्या होगा कि पहले मुझे अपना ओल्ड प्रीमियम यूज करना है 40,000। अब कितने की रिक्वायरमेंट है 40,000 और 50,000 में होने में, 40,000 मेरे पास ऑलरेडी है, तो ऑब्वियस ही बात है जो नया प्रीमियम है इसमें से मैं केवल 10,000 रुपए लूंगी, हो जाएंगे मेरे पास टोटल। तो बाकी का क्या करेंगे, बैलेंस शीट में शो कर दो कि भाई बच गया, अगले साल फिर यूज कर लेंगे, सो सिंपल। अगर मैंने कहा कि मेरे पास 35,000 है तो मैम हमारे पास अवेलेबल ओल्ड प्रीमियम 35,000 है और नया प्रीमियम कितना है 15,000 है, तो दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास पूरे 50,000 हो गए, कोई अमाउंट नहीं बचा तो बैलेंस शीट में भी शो नहीं करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कि मेरे पास तो मैम 30,000 रुपए बैलेंस बचा हुआ है बैलेंस शीट में और नया शेयर भी भाई 15,000 रुपए प्रीमियम लेके आए, तो ये तो केवल 45,000 हुए, तो फिर 5,000 की कमी होगी। मैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लीगल एस्पेक्ट वाले ने एक और आपको ऑप्शन दिया हो कि अगर जब कमी रह जाए ना तो बाकी का बचा जो प्रीमियम का अमाउंट है ना प्रॉफिट में से ले लेना। मैम प्रॉफिट तो यहाँ पे यूज होते थे, यस, पहले आप इसको यूज करेंगे, पहले आप प्रीमियम का अमाउंट रिड्यूस करेंगे, देन मान लीजिए मैंने कहा कि अब मेरे को 5,000 की कमी है, ठीक है, इसके अकाउंट में केवल 70,000 थे, यहाँ पे 1 लाख चाहिए, ध्यान से सुना इस बात को, यहाँ पे 1 लाख के चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर मेरे को 50,000 चाहिए, ठीक है। 50,000 में से मेरे पास अभी अरेंज केवल 45,000 हुए, ठीक है, 5,000 की कमी है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि प्रॉफिट के अंदर मेरा जो प्रॉफिट है केवल 70,000 रुपए का, ठीक है। तो पहले मैं इसको यहां से राइट ऑफ करूंगी, पैसे कितने बच गए 65,000 रुपए बच गए ना, ठीक है। जो बाकी किराया बच गया, मींस की बाकी का जो बैलेंस बच गया 35,000 बच गया है, इतने के हम क्या करने वाले हैं, शेयर इशू कर देंगे। तो कितने शेयर होंगे, 10 का 1 होगा, तो यहाँ पर 3,500 रुपए 3,500 शेयर क्या हो जाएंगे, इशू हो जाएंगे। समझ में आए, ये तो हो गया भाई लीगली एस्पेक्ट की जो कानून ने कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि आप कैसे अपने पैसे को रिडीम करेंगे, कैसे अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने वाले हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे, फिर और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला क्या था कि आपके पास लीगल एस्पेक्ट है, लीगल एस्पेक्ट में भी कैपिटल को रिडीम करने के लिए अलग ऑप्शन दिया गया, प्रीमियम को रिडीम करने के लिए आपको अलग ऑप्शन दिया गया। अच्छा, इन केस ये तो चलो भाई हो गए कानूनी हिसाब से, लीगल एस्पेक्ट के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं हमारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट से कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या कहते हैं, कि ये तो देखेंगे ना कि हमारे पास दूसरा जिसे हम कहेंगे दूसरा एस्पेक्ट है, क्या है कि हैविंग अ बैलेंस ऑफ द कैश टू पेमेंट, मींस कि क्या आपके पास, अब देखो मैंने कहा कि मेरी जो बैलेंस शीट है कुछ इस तरीके से नजर आएगी, है कुछ इस तरीके से नजर आएगी, तो यहाँ पर मेरे पास क्या कैश बैलेंस है, नहीं नजर आ रहा है, कैश बैलेंस है ही नहीं, कैश बैलेंस है ही नहीं, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर कैश को अरेंज करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास बैंक का बैलेंस या फिर कैश अमाउंट में है कितना, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि मैंने जब मेरी बैलेंस शीट देखी तो इधर साइड कैश का बैलेंस दिया हुआ था, तो मैंने वो यहाँ लिखा, राइट। अच्छा, मैंने एक बात और बतानी चाहिए थी आपको स्टार्टिंग में, क्या यहाँ पर कि जब हम रिडीम करते हैं ना प्रेफरेंस शेयर को, ये 2 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शेयर्स है ना वो क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड होने चाहिए। मीन्स कि अगर कोई बकाया रहता है, हमने पढ़ा था कॉल इन अरियर का मतलब क्या है कि कंपनी ने कॉल की थी कि हाँ जी 2 रुपए लिया हो आपके 1,000 शेयर के ऊपर, अमाउंट ड्यू हो गई थी, जब पेमेंट रिसीव का टाइम आया ना तो शेयर होल्डर कहता है कि अभी मेरे पास इतने सफिशिएंट अमाउंट में पैसे नहीं है, तो वो अमाउंट होता है कॉल इन अरियर। मींस की कॉल की थी बट अरियर हो गया, मींस की आउटस्टैंडिंग है, अभी कंपनी को पैसा मिला नहीं। तो पहली बात तो कंपनी को जरूरी है कि इन कॉल इन अरियर को क्लियर किया जाए। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर कंपनी के शेयर की वैल्यू 10 रुपए है और इसमें से केवल 8 रुपए ही मंगवा रखे थे, तो मींस की कॉल्ड अप कैपिटल आपकी केवल 8 रुपए थी, 2 रुपए भी नहीं मंगवाए, तो जरूरी है कि पहले आप सभी शेयर होल्डर्स को क्या किया जाए, सभी शेयर होल्डर्स से जितना भी पैसा मंगवाना था उन सबसे सारा का सारा पैसा मंगवा लिया जाए, देन उसके बाद उनकी पेमेंट की जाए। रीजन पता है क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो इनकी पहले पेमेंट हो रही थी, जिसके कारण डिबेंचर होल्डर्स क्या हो रहे थे, अनसिक्योर हो रहे थे। तो कंपनी कहती है कि पहले जितना हो सके उनसे पैसा मंगवाओ। देखो पैसा कंपनी मंगवा रही है, शेयर होल्डर दे रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कैश का बैलेंस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अगर कैश का बैलेंस बढ़ा तो यहाँ पे 14 लाख की बजाय कुछ और अमाउंट होगी नहीं होगी।
तो समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो जितना भी आपके पास कॉल इन अरियर है, अनफुल्ली पेड अप है, तो उनको पहले फुल्ली पेड अप करेंगे, कॉल इन अरियर का अमाउंट मंगाएंगे, वो सारा का सारा अमाउंट क्या होने वाला है, आपका जो भी कैश बैलेंस है उसके अंदर ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एग्जाम्पल में हमें कितने की पेमेंट करनी है, 1 लाख रुपीज की पेमेंट करनी है, राइट, और प्लस में 50,000 क्या करना है, प्रीमियम का पे करना है। फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल ट्रीटमेंट पता है क्या कहते हैं, इन दोनों को ऐड करो, टोटल बताओ हमें कितना पे करना है, कहते हैं 1.5 लाख रुपए पे करना है। अब ये देखो कि 1.5 लाख रुपए है या नहीं है, ये है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पैसे और कहां से मैं अरेंज कर सकता हूँ, ये बताना चाहता है ये। तो इसने कहा कैश बैलेंस मान लीजिए इसके पास 20,000 रुपए है, कॉल इन अरियर से 2,000 रुपए आए, ठीक है, रिमेनिंग जो अमाउंट थी, मतलब कॉल मंगवानी थी, 2 रुपए की कॉल मंगवानी थी, ठीक है, वो मंगवाई तो उससे कितने आए, 8,000 रुपए आए। मैं क्या ठीक है। देन उसके बाद अब मैंने कहा कि मान लीजिए किसी कोई ऐसा शेयर है जिसकी कॉल इन अरियर थी, बहुत रिक्वेस्ट की, 14 दिन का नोटिस भी दिया, परंतु उसने अभी तक पेमेंट नहीं की है, तो कंपनी के पास ये राइट है ना कि उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाए, उसके शेयर को जब्त कर लिया जाए, और जब्त करने के बाद वो शेयर दोबारा से मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो जब हम री इशू करते हैं शेयर्स को और वहां से जब हमारे पास पैसा आता है तो वो मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपए है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि मैंने जब इशू किया शेयर को, अब मैंने ऊपर यहाँ पे इशू कितने के किए थे, 30,000 के शेयर इशू किए थे, 5% प्रीमियम पे, दोनों को टोटल करके मेरे पास कितना पैसा आया था, 45,000 आया था। मैं क्या ये भी बहुत अच्छी बात होगी। मान लीजिए मैंने कोई इन्वेस्टमेंट थी वो सेल कर दी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेरी 2,000 रुपए की थी, वो मैंने 5,000 में सेल कर दी है। ध्यान से सुना इस बात को, इन्वेस्टमेंट मेरे पास कितने की थी, 2,000 की इन्वेस्टमेंट थी, तो 2 केस लेके चल सकते हैं कि पहले मान लीजिए आपने 5,000 में सेल कर दी, एक मैं लेके चल रही हूँ, मैंने मान लीजिए वो 1,500 रुपए में सेल कर दी, ये तो भाई लॉस हो गया कंपनी को, ये प्रॉफिट हो गया। तो जितने की सेल की थी तो वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए पहला केस में क्या है, मेरे पास 5,000 रुपए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, 5,000 में मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। अगर मेरे पास लॉस हो जाता तो मैं चीजों को माइनस कर देती, कितने का लॉस हुआ उसको माइनस कर देती, कितने का हुआ, मेरे को 1,500 रुपए का हुआ, सॉरी 500 रुपए का हुआ, ठीक है। अब मैंने इन सबको प्लस किया तो मेरे पास कितने हो गए, यहाँ तक 30,000 हो गए, यहाँ पर 50 एंड देन 60, देन यहाँ पे 60,000 हो गए, टोटल अमाउंट मेरे पास कितनी होगी, 90,000 होगी। अब मेरे को पेमेंट कितनी करनी है भाई, 1,50,000 की करनी है, जो कि बहुत कम है। कितनी बैलेंस हो रहते हैं, मीन्स की 60,000 की और रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी कहते हैं कि हाँ जी अब क्या करोगे, अब इनके पास ऑप्शन है कंपनी के पास कि या तो वो क्या ले ले, लोन ले ले, बैंक से लोन ले ले, या फिर इस केस में वो डिबेंचर इशू कर सकती है। पहले केस में मैंने क्या बताया कि जब हम कैपिटल को आउट ऑफ कैपिटल यहाँ पे लिखा था, केवल और केवल इशू करेगी ओनली एंड ओनली शेयर्स को, राइट। अब फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अंदर हम यहाँ पे डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं, क्लियर है। अगर इन केस मेरे पास 1.5 लाख चाहिए थे और मेरे पास मान लीजिए 1,60,000 रुपए आ गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे ना तो किसी से लोन लेने की जरूरत होगी, ना ही किसी से मुझे डिबेंचर इशू करने की जरूरत होगी, है ना। जैसे हम कहते हैं कि अगर आपके पास घर में ही बहुत ज्यादा पैसा रखा है तो क्या आपको बाहर जाके बैंक में जाके लोन लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। तो सेम एज इट इज क्राइटेरिया आप अपने आप को यहाँ रखो, ठीक है। सो ये है आपके एस्पेक्ट जो कि मैंने आपको साथ डिस्कस किए। अब इनको पढ़ते हैं कि इलीगल एस्पेक्ट और फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ये दोनों एस्पेक्ट की अमाउंट को रिडीम करने के लिए और प्रीमियम को रिडीम करने के लिए लीगल एस्पेक्ट ने तो 2 क्राइटेरिया दिए हुए हैं, और फाइनेंशियल एस्पेक्ट ने तो कहा कि सीधा बताओ कि हमारे पास कैश कितना है और कहाँ से हमारे घर से ये अरेंजमेंट हो सकती है। हमारी कंपनी हमारा घर है तो कॉल इन एरियर को आपका जो रिमेनिंग कॉल अगर रहती है तो उसको ऐड कर दो, अगर री इशू किया तो उसके अमाउंट को ऐड कर दो, अगर मेरे पास मैं कहूँ कि मैंने नए शेयर इशू किए हैं उसकी अमाउंट ऐड कर दो, कोई इन्वेस्टमेंट सेल की है उसकी अमाउंट ऐड कर दो। इन सबको ऐड करने के बाद फिर बात बताओ कि मेरे पास कितना पैसा रहता है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये बात बताई मैंने रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम करना है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करना है, क्या रिडम्पशन करने से पहले जो भी कंपनी है अपनी कंपनी के अंदर जब प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे तो क्या उसने अपने आप को इनकॉर्पोरेटेड किया था। इनकॉर्पोरेटेड मीन्स का मतलब क्या है, कंपनी की मैंने यहाँ पे फीचर जब बताई थी, सबसे पहला पॉइंट यही था कि इनकॉर्पोरेटेड ऑफ द कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी बनती है ना, जब किसी अपने आप को किसी एक्ट में लेकर आती है तो उसको क्या करना पड़ता है, पूरी फॉर्मेलिटीज को, उसको प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो वहां पे लिखा हुआ है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, ये अगर हाँ तो रिडम्पशन का भी ऑप्शन आपको क्या दिया जाएगा, बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले देखो ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले कहते हैं कि सेक्शन 55 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है कि रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर ने एक्सप्लेनेशन बताई गई है कि किन किन पॉइंट का कंपनी को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या कहते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है कि रिडम्पशन कैसे करनी है, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ही जो टेबल नंबर F6 है ना, वो एक्सप्लेन करती है कि हाँ कैसे आप किसी शेयर को इशू कर सकते हो और कैसे किसी शेयर को रिडीम कर सकते हो। रिडीम करने से पहले जरूरी है कि आपका जो शेयर है वो क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड अप होना चाहिए। अगर पार्टली पेड अप है तो आप रिडम्पशन नहीं कर सकते। अगर इन केस आप मैं कह रही हूँ, अगर इन केस में ये कह रही हूँ कि 10 रुपये का शेयर था, आपने 8 रुपये मंगवाए हैं, 2 रुपये अभी नहीं मंगवाए, अरे कंपनी कह रही है कि हमें रिडीम करना जरूरी है, ये पता नहीं अभी हम नहीं मंगवा रहे या फिर कुछ और रीजन हो सकता है, तो क्या होगा, इतने शेयर की इतनी वैल्यू को छोड़ के इनकी रिडम्पशन हो जाएगी। समझ पाए मतलब, जितने का पैसा आया है ना, कंपनी उसी को पैसा पूरा देगी, है ना। जैसे स्कूल के अंदर होते हैं जिनकी फीस अगर जब तक सबमिट नहीं होती तब तक उनको एग्जाम के अंदर बैठने नहीं देते, एडमिट कार्ड नहीं देते, ऐसा कुछ होता है ना। पहले कहते हैं कि पहले आप हमें अपनी अमाउंट पूरी दो, देन हम आपको पूरा प्रॉपर अमाउंट देंगे, है ना। तो इसलिए वजह से कहते हैं कि अगर 2 रुपए की वजह से कोई इंसान हमें पेमेंट नहीं कर रहा है तो उसने जो पहले 8 रुपए दिए हुए ना, उसका पैसा भी मत दो। कंपनी ने ये रूल बनाया, ठीक है। जैसे को तैसा तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया, इससे बढ़िया ये है कि वो 2 रुपए दे दे कि उसकी वजह से उसको पूरे 10 रुपए का अमाउंट वापस मिल जाए, है ना। रिडम्पशन सोर्सेज क्या हो सकते हैं, रिडम्पशन सोर्सेज हो सकते हैं आपके प्रॉफिट में से, या फिर आप नए शेयर को इशू कर सकते हैं। और जब भी हमें अगर बात की जाए पैसे अगर कम पड़ते हैं, या फिर मैं कहूँगी जब हमें रिडम्पशन करना होता है तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, CRR क्रिएट करना पड़ता है, वो भी कितना, इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ द रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर। जितना आपको रिडीम करना है प्रेफरेंस शेयर को, उतने अमाउंट आपको क्या करनी पड़ेगी, कम से कम आपके CRR में डालनी होगी। अब आपको 1 लाख रुपए रिडीम करने तो कम से कम CRR के अंदर 1 लाख रुपए होने चाहिए, ठीक है। टर्म ऑफ द इशू द फॉलो, जो टर्म मैंने आपको बताई, ये टर्म मैंने बताई लीगल एस्पेक्ट की एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट की, ये आपको फॉलो करनी होगी। दूसरी बात फाइनेंशियल एस्पेक्ट की मैंने बता दी। 5th पॉइंट क्या कहते हैं कि नो रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल। जब हम किसी भी शेयर की रिडम्पशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा शेयर क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, या फिर मैं कहूँ कि जो मेरी ऑथराइज कैपिटल, आपको पता है ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, वो अमाउंट होती है जब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है ना, कंपनी वालों से पूछते हैं हाँ जी पूरी लाइफ टाइम के दौरान आप अपनी कंपनी के अंदर कितना पैसा यूज करने वाले हैं, वो कभी भी ऊपर नीचे नहीं होती। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी रिडीम विद इन 1 मंथ ऑफ द न्यू इशू ऑफ द शेयर। अगर मैंने कहा कि मेरे को पैसे की कमी पड़ी तो मैंने क्या किया, नए शेयर को इशू कर दिया। तो नए शेयर जब मैंने इशू किया, मान लीजिए मैंने 1 अक्टूबर को मैंने नए शेयर इशू किए, तो मेरे पास केवल 30 दिन का टाइम है कि इशू होने के बाद जरूरी है कि 30 दिन के अंदर अंदर मुझे उस पैसे का यूज करना होगा, और उस पैसे का यूज करके हमें अपने कैपिटल की क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। इफ द शेयर्स आर रिडीम एट द प्रीमियम, अगर शेयर को रिडीम किया गया है प्रीमियम पे, तो मैंने बताया आपको प्रीमियम का अमाउंट कहाँ से लिया जाएगा। प्रीमियम का अमाउंट जब रिडम्पशन के टाइम क्रिएट हो रहा है, कंपनी की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो उस टाइम कंपनी के पास ऑप्शन है कि पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ले, अगर बैलेंस बच जाता है तो फिर हमारा प्रॉफिट मिस होगा। मैम ऐसा क्यों है, एक प्रोसेस क्यों दी गई है, ये समझो इस बात को। मैंने जब इशू ऑफ द शेयर को बताया था, इशू ऑफ द शेयर मैंने जब करवाया था, एक सेकंड मैं इस पेज पे लेके आती हूँ आपको, देन आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ऐसा रीजन क्यों है, जस्ट अ सेकेंड। यस, मैंने आपको बताया था जब हम प्रीमियम को इशू करते हैं एट अ प्रीमियम, शेयर को इशू करते हैं एट अ प्रीमियम पर, तो कंपनी को उस टाइम क्या मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। कहने का मतलब जो शेयर मार्केट में 10 रुपए का बिक सकता था, कंपनी ने वो शेयर 15 रुपए में बेचा, तो कंपनी के पास 5 रुपए एक्स्ट्रा आए नहीं आए। तो यहाँ पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में ये बताया गया कि उस प्रीमियम का अमाउंट जो आपको मिला है, 5 रुपए जो एक्स्ट्रा मिले हैं शेयर्स के ऊपर, उसको कहाँ यूज कर सकते हो, बताया था या नहीं बताया था। और उसके अंदर मैंने एक पॉइंट करवाया था कि जब हमें राइट ऑफ करने हैं एक्सपेंसेस, या फिर हमें डिस्काउंट पे हमने शेयर को इशू कर दिया है, डिबेंचर को इशू कर दिया है, तब हम इसकी क्या करते हैं, यूज किया जाता है। या फिर हम इसकी शेयर्स को रिडीम करते वक्त भी हम इसका अमाउंट को यूज करते हैं। दैट्स द रीजन ये रिस्ट्रिक्टेड है कि ये केवल 4 से 5 जगह यूज हो सकता है, 4 से
5 जगह यूज हो सकता है। तो पहले ये बोला है कि जितना ज्यादा जो कोई अमाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है ना, तो पहले उसको निकाल दो, जितना जल्दी हो सके उसको निकाल दो। जैसे कि आपके पास मैं कहूँ कि 2 नोट है, ठीक है, 2 जो नोट है 500 रुपए के, और एक बिल्कुल मतलब ऐसे फटने को हो रहा है, बिल्कुल बहुत पुराना है, एक आपके पास बहुत ज्यादा मतलब नया नोट है। अब देखो पुराना नोट चलाने का मतलब क्या है कि आपकी पॉकेट से निकल जाए और कहीं ना कहीं आप उसका यूज कर पाए, है ना। नया तो देखो हर कोई मार्केट में ले लेगा आपसे, बट पुराना लेने के बहुत कम चांसेस है। तो कोई ये भी कह सकता है भाई ये तो चलेगा नहीं, इसकी बजाय भाई कुछ और दे दो। समझ पा रहे हो। तो इसी तरीके से सिक्योरिटी प्रीमियम है कि जो आपके पास जो सिक्योरिटी है ना कि इसकी इतना ही यूज कर सकते हैं, तो पहले आप उसको निकालने की ज्यादा सोचेंगे, फिर हम कहेंगे कि बचा हुआ प्रॉफिट में से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको तो यूज करने के बहुत सारे साधन हैं। ओके, अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड, ऑब्वियसली बात है कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जब रजिस्टर्ड होती है ना तो कंपनी को अपनी रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर विद इन 30 डेज के अंदर वो कंपनी की इंफॉर्मेशन बतानी होती है कि हमने इतने शेयर्स को रिडीम कर दिया। ठीक है, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हम रिडम्पशन करते हैं ना प्रेफरेंस शेयर का, तो रिडीम करते वक्त हम कभी भी डिबेंचर का यूज नहीं करते अकॉर्डिंग टू देयर इज अ लीगल एस्पेक्ट। इज दैट क्लियर? ये तीनों 9 के 9 पॉइंट मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिए थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों किया जाता है, ये जो प्रोसेस है ऐसी क्यों दी गई है, ये मैंने आपको फर्स्ट पेज में समझाई थी। क्योंकि हमें अपने डिबेंचर्स को प्रोटेक्ट करना होता है, डिबेंचर्स खतरे में ना आए, डिबेंचर्स की पेमेंट खतरे में ना आए। इसीलिए कंपनी कहती है कि प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करनी है कर लो, बट आपको स्पेशली यहाँ पर CRR क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पे CRR क्रिएट किया, मान लीजिए 7 लाख का ही CRR क्रिएट कर दिया, तो मेरी बैलेंस शीट इस तरीके की नजर नहीं आएगी। मैं इसको अलग बना के दिखाती हूँ। मेरी बैलेंस शीट कुछ इस तरीके की नजर आएगी। इक्विटी है 7 लाख की, ठीक है, प्रेफरेंस है मेरे पास 7 लाख रुपए के। एक सेकेंड, यहाँ करके दिखाती हूँ कि आपको डिफरेंस समझ में। मेरी इक्विटी है 7 लाख की, मेरी प्रेफरेंस है 7 लाख के, मेरे पास डिबेंचर्स है 7 लाख के, और इन प्रेफरेंस को रिडीम करने के लिए मैंने CRR क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, प्रॉफिट का ही हिस्सा था, वो भी मैंने 7 लाख का ही क्रिएट किया। मैंने आपको बताया कि इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, दैट्स इट। अब यहाँ पे मैंने कहा कि मेरे पास सन्ड्री एसेट्स है, सन्ड्री एसेट्स है मेरे पास 21 लाख के। अब यहाँ पर देखो कुछ और बैलेंस होगा जो कि आपका कहीं ना कहीं ये अमाउंट 7 लाख का यहाँ पे दिखेगा। अब पैसे निकाले हैं, उसके बदले में आपको देखो यहाँ पे ना सेम अमाउंट होती है। ये एसेट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू देयर इज अ लायबिलिटी साइड, है ना। तो यहाँ पे कुछ होगा अमाउंट। अब मैंने कहा कि मेरे को प्रेफरेंस की क्या करनी है, प्रेफरेंस की मुझे पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करनी है तो ये तो बेटे अमाउंट किस चीज के लिए है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए, तो इस अमाउंट को यूज करेंगे ना। और ये अमाउंट यहाँ से यूज होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी घट बढ़ेगा। तो बट जो डिबेंचर शेयर होल्डर्स के लिए था, डिबेंचर होल्डर के लिए था अमाउंट सिक्योर, ये 21 लाख रुपए जो कि 3 गुना था, ये तो कोई फ्लक्चुएट होगा नहीं ना। कहने का मतलब ये सिक्योर्ड है, कंपनी इसको टच भी नहीं करेगी, है ना। अगर मैंने CRR क्रिएट ना किया होता तो ये अमाउंट घट के 14 लाख हो गई थी, हो गई थी या नहीं हो गई थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हम रिडम्पशन करते हैं तो CRR क्रिएट करना जरूरी होता है। सेक्शन 55 यही बताता है कि इंटेंशन क्यों है कंपनी की इतनी लीगल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करने की। रीजन यही बताया कि रिडीम करने हैं या तो आप न्यू शेयर इशू कर दो, रिडीम करने हैं या तो आप बोरोइंग कर लो। ठीक है, बोरोइंग करने का रिजल्ट भी बेटर नहीं बताया इन्होंने, क्योंकि बोरोइंग करने से आपकी एसेट्स तो बढ़ जाएगी, पैसे तो आ जाएंगे, बट साथ ही साथ क्या हो रही है, आपकी लायबिलिटी भी बढ़ रही है कि इन फ्यूचर आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप किसी से लोन लेते हो ना तो आपके पास बैंक का बैलेंस तो बढ़ जाता है, या मीन्स की कैश अमाउंट आपके पास हाथ में आ जाता है, बट कहीं ना कहीं फ्यूचर में आने वाले डेट को एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, राइट। और ये स्पेशली बोला गया है कि पार्टली पेड अप जितने भी शेयर हैं उनको रिडम नहीं करना, जब तक उनसे पूरे पैसे नहीं आ जाते तब तक उनको क्या नहीं करना, रिडीम नहीं करना। ये खास ध्यान रखना है। अच्छा, इफ द रिडम्पशन आप अगर कर देते हो पार्टली पेड अप की, तो केवल उनकी ही करनी है जिनका पैसा पूरा आया हो। ठीक है, ये कहते हैं ना कि डिलीवरी अगर पूरी करनी है, डिलीवरी करनी है आपको किसी सामान की, कंप्लीट डिलीवरी उसी की करनी है जिसका पूरा पैसा होगा। जिसकी हाफ डिलीवरी है तो आधा सामान की ही आप क्या करोगे, आधी पेमेंट की आप सामान को डिलीवर करोगे। ठीक है, ठीक है, ये नॉर्मली अपने बिजनेस में भी आप फॉलो करते हैं। ये आपको एक और इजी लैंग्वेज मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि जो प्रॉफिट होगा ना अवेलेबल होगा, ये 5 पॉइंट याद रखने हैं, जो नहीं आते उसको हटा दो। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, कैपिटल रिजर्व होगा, ये आपके प्रॉफिट के हिस्से नहीं होते। ठीक है, समझ में आ गया? ओके,
अब इनकी एक जर्नल एंट्री डिस्कस कर ले कि कैसे इनकी जर्नल एंट्री की जाएगी।